हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को सन के एटमॉस्फेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मेरा एटमॉस्फेयर छूट गया था और वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो मैंने कहा था कि सन के एटमॉस्फेयर को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सन के एटमॉस्फेयर के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। सन के एटमॉस्फेयर के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो करनी पड़ रही क्योंकि एटमॉस्फेयर के 4 पार्ट्स भी होते हैं, तो उनको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। इसलिए सन के एटमॉस्फेयर की वीडियो अलग से है और ये वीडियो नॉर्मल जो वीडियोज़ हैं उनसे थोड़ी छोटी होगी। दोस्तों, ये सन की चौथी वीडियो है। इसके बाद सन की लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं सन की एंडिंग किस तरह से होती है उसको बताऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सन का एटमॉस्फेयर होता है वो केवल टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, जो आप लोग वो जानते ही होंगे अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो, जिसमें मैंने टोटल सोलर इक्लिप्स बताया हुआ है। जब जो अपना मून होता है वो सन की डिस्क को पूरी तरह से कवर कर लेता है, उस टाइम को हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो उस टाइम पे केवल सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वाइट कलर का शाइन हो रहा होता है। उस ब्लैक कलर की जो डिस्क बन जाती है उसके आसपास से वाइट कलर का उसका एटमॉस्फेयर शाइन कर रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को सन का एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ता है और बाकी नॉर्मली हम लोग सन का एटमॉस्फेयर देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस सन के एटमॉस्फेयर के 4 पार्ट्स भी होते हैं। पहला पार्ट होता है क्रोमोस्फियर, दूसरा होता है ट्रांजिशन रीजन, तीसरा होता है कोरोना और चौथा होता है हीलियोस्फीयर। दोस्तों, इसके पहले एक छोटी सी लेयर होती है जो टेम्परेचर मिनिमम लेयर होती है। मतलब वहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है सभी लेयर्स में से। मैंने पहले एक बार इसका थोड़ा सा बताया हुआ था कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 4100 केल्विन के अप्रॉक्स होता है और ये जो होती है लेयर ये 2000 किलोमीटर थिक होती है। और इस लेयर की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जिस्टेंस भी होती है। इसको हम लोग जो स्पेक्ट्रम होता है उससे हम लोगों ने पता किया हुआ है कि यहाँ पर CO2 और H2O वाटर के भी मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट लेयर आती है अपनी वो होती है क्रोमोस्फियर। दोस्तों, ये जो लेयर है क्रोमोस्फियर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना, ये सन के सरफेस से बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। और दोस्तों, इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया था और आप लोग जानते ही होंगे, जैसे जैसे हम लोग हाइट में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, मतलब कि हम लोग अब अगर अपना एल्टीट्यूड जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है। लेकिन में भी ऐसा होता है, जैसे जैसे कोर से बाहर आते हैं टेम्परेचर फॉल करता जाता है। और लेकिन जो लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मतलब लैक्स और करोड़स में पहुंच जाता है, इतना केल्विन टेम्परेचर हाई हो जाता है इसका। दोस्तों, ये जो क्रोमोस्फेयर होती है इसका कलर कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी येलो होता है, कभी ऑरेंज। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बहुत अंतर नहीं आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होता रहता है। और इसका टेम्परेचर जो है वो धीमे धीमे हाइट के साथ बढ़ता जाता है। कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है लेकिन धीमे धीमे बढ़ता है। दोस्तों, जो क्रोमोस्फियर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जहाँ पर क्रोमोस्फियर ख़त्म हो रहा होता है, उसका टेम्परेचर 20,000 केल्विन होता है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो से चला आ रहा है कि हम लोग अंदर से बाहर की तरफ स्टडी कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। एटमॉस्फेयर में हम लोग अंदर से बाहर की तरफ स्टडी कर रहे हैं। जैसे क्रोमोस्फियर, फिर ट्रांजिशन रीजन, फिर कोरोना, हीलियोस्फीयर सबसे बाहर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। इसी हिसाब से जो टॉप लेयर होती है क्रोमोस्फियर में, जहाँ क्रोमोस्फियर का एंड हो रहा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर 20,000 केल्विन होता है। और वो जो अपर पार्ट होता है क्रोमोस्फियर का, जहाँ 20,000 केल्विन टेम्परेचर होता है, वहाँ पर जो हीलियम गैस होती है उसके आयंस बन जाते हैं। बहुत नहीं बनते हैं, पार्शियली आयनाइज हो जाती है हीलियम गैस, जो कि बहुत टफ होता है। हीलियम गैस एक नोबल गैस है। आप लोग जानते ही होंगे कि हीलियम गैस या कोई भी नोबल गैस होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो वेरी स्टेबल गैस होती है। लेकिन यहाँ पर हीलियम पार्शियली आयनाइज हो जाती है, इतना टेम्परेचर मिल जाता है उसको। दोस्तों, जो अपनी सेकेंड लेयर आती है वो होती है ट्रांजिशन रीजन। ये जो लेयर होती है 200 किलोमीटर थिक होती है और क्रोमोस्फियर के ऊपर से स्टार्ट होती है, 200 किलोमीटर तक जाती है ये लेयर। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 20,000 केल्विन से लेकर 10 लाख केल्विन तक हो जाता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो आगे आने वाला है वो तो बहुत सच में हाई है।
इसका टेम्परेचर 20,000 केल्विन से 10 लाख केल्विन तक हो जाता है। दोस्तों जो ये अपना ट्रांजिशन रीजन है, इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें स्पीक्यूल्स होते हैं। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जो प्लाज्मा जेट होता है, जैसे मैंने बताया था सन की जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं उनमें प्लाज्मा होता है, वही प्लाज्मा जेट के फॉर्म में बाहर इजेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, उससे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिससे कि ये जेट बाहर की तरफ निकलता है। जैसे आप लोग इसको जो पिचकारी होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी प्लाज्मा बाहर को निकलता है। इसकी लेंथ 300 किलोमीटर तक हो सकती है डायमीटर में, और इसकी जो बाहर निकलने की स्पीड है वो 15 से 110 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। ये बहुत हाई स्पीड है। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि ये कभी कभार ही निकलते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में निकलते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर से ये निकलते रहते हैं, और इनकी हाइट भी काफ़ी होती है। दोस्तों ये जो ट्रांजिशन रीजन होता है और जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, ये हम लोग की जो आइज़ होती हैं उनसे विजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मेनली अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इसलिए विजिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये केवल टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ही विजिबल हो पाता है। दोस्तों अब इस ट्रांजिशन रीजन के बाद आता है कोरोना। दोस्तों जो कोरोना होता है इसका एवरेज टेम्परेचर 10 लाख टू 20 लाख केल्विन के अप्रॉक्स हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसका हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है वो 80 लाख केल्विन से 2 करोड़ केल्विन तक हो सकता है। दोस्तों इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो कभी सुना भी नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आसमान छू रहा है पूरा पूरा। दोस्तों ये जो कोरोना होता है इसका वॉल्यूम फोटोस्फीयर से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि कोरोना का वॉल्यूम बहुत होता है। कोरोना में कुछ नहीं होता है, बस वही गैसेस होती हैं जो इजेक्ट हो रही होती हैं प्लाज्मा के फॉर्म में, वही दूर दूर तक जाती हैं। उस पूरे रीज़न को हम लोग कोरोना कह देते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है फोटोस्फीयर के कंपैरिजन में। दोस्तों यहाँ पर वही जो प्लाज्मा इजेक्ट हो रहा था वही प्लाज्मा यहाँ पर निकलने लगता है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है इजेक्ट होता है, इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर तक, मतलब अर्थ होती है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तक को क्रॉस कर जाता है इसका प्लाज्मा, जिसे हम लोग सोलर विंड कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सोलर विंड किसी तरह की विंड होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यही जो प्लाज्मा होता है इसी के कुछ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक निकलते रहते हैं, चारों दिशाओं में इसके पार्टिकल्स फैलते हैं, और जैसे हम लोग सोलर विंड कहते हैं। और ये सोलर विंड मेनली कोरोना में होती है, और ये पूरे कोरोना से लेकर पूरा बाहर तक एक्सटेंड होती चली जाती है। अपनी अर्थ में ये सोलर विंड नहीं पहुंच पाती। इसका एक रीज़न है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलर विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ की डायरेक्शन में आने नहीं देती है। इसीलिए हम लोग सेफ यहाँ पर लाइफ हम लोग की चलती रहती है, वरना सोलर विंड हर समय हर सेकंड इजेक्ट हो रही होती है सन से, तो हम लोग की लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती अगर अपनी अर्थ के पास इतनी अच्छी सी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो। दोस्तों इसके बाद आता है हीलियोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हीलियोस्फीयर। अब दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बाहर आते आ रहे हैं, हम लोग को बस सोलर विंड और प्लाज्मा मिल रहा है, तो हीलियोस्फीयर में मेनली प्लाज्मा होता है सोलर विंड के फॉर्म में। ये जो हीलियोस्फीयर होता है ये पूरे सोलर सिस्टम को एक तरह से ढके हुए होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो अपनी गैलेक्सी, इसमें कई सारे स्टार्स होते हैं, जब स्टार्स ब्लास्ट होते हैं तो उससे कॉस्मिक रेडिएशन निकलता है। वो कॉस्मिक रेडिएशन बहुत दूर दूर तक फैलता जाता है, और अगर वो अपने सोलर सिस्टम में आ जाएगा तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अपने गामा रेज और एक्स रेज से भी हाई होती है, तो मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ख़तरनाक होता है कॉस्मिक रेडिएशन। तो जो अपना ये हीलियोस्फीयर होता है एक स्फेरिकल शेप का आप कवर समझ सकते हैं, जो अपने पूरे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इन्हीं कॉस्मिक रेज से। इसलिए किसी भी स्टार के फटने के बाद कॉस्मिक रेज अपने सोलर सिस्टम में आ नहीं पाती हैं, और सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सेफ रहते हैं। इस हीलियोस्फीयर का मेन पर्पस यही था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर को मुझे एक्सप्लेन करना था, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहला होता है क्रोमोस्फीयर, दूसरा ट्रांजिशन रीजन, तीसरा कोरोना और चौथा हीलियोस्फीयर। ये चारों पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग जो अपना सन है उसकी एंडिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।